नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आज भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करने की क्षमता वाले स्काई रूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का भी करेंगे अनावरण। लगभग 2 लाख वर्ग फुट का कार्यक्षेत्र, जहां बहुप्रक्षेपण यानों के डिजाइन, विकास, एकीकरण और परीक्षण के लिए हर महीने एक ऑर्बिटल रॉकेट बनाने की होगी क्षमता। पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया गर्व। कहा, डॉक्टर अंबेडकर और भारतीय संविधान बनाने में उनकी भूमिका को सच्ची श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के ओडिशा और उत्तर प्रदेश के दौरे पर। ओडिशा विधानसभा को आज शाम करेंगी संबोधित। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होगी ओडिशा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की औपचारिक शुरुआत। कल लखनऊ में ब्रह्म कुमारीज के वार्षिक थीम 2025-26 विश्व एकता और भरोसे के लिए ध्यान के शुभारंभ समारोह में होंगी शामिल। भारत स्काउट्स और गाइड्स के 19वें राष्ट्रीय समारोह को भी करेंगे संबोधित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज IRS के ऑफिसर्स ट्रेनीज के साथ करेंगे मुलाकात। ऑफिसर्स ट्रेनीज का करेंगे मार्गदर्शन। संसद भवन परिसर के प्राइड के मेन लेक्चर हॉल में होगा कार्यक्रम का आयोजन। सीधा प्रसारण संसद टीवी पर। भारत की इकोनॉमी ग्रोथ बनी रहेगी मजबूत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की आर्थिक विकास दर 6.6% की दर से बढ़ने का जताया अनुमान। कहा, GST सुधार अमेरिकी टैरिफ के बुरे असर को कम करने में करेगा मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन करेंगे। स्काई रूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण भी करेंगे, जिसमें उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करने की क्षमता है। इस अत्याधुनिक केंद्र में बहुप्रक्षेपण वाहनों के डिजाइन, विकास, एकीकरण और परीक्षण के लिए लगभग 2 लाख वर्ग फुट का कार्यक्षेत्र होगा। हर महीने एक कक्षीय रॉकेट बनाने की क्षमता होगी। स्काई रूट भारत की प्रमुख निजी अंतरिक्ष कंपनी है, जिसकी स्थापना पवन चंद्रा और भारत ढाका ने की थी। दोनों उद्यमी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी IIT के पूर्व छात्र हैं और इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं। नवंबर 2022 में स्काई रूट ने अपना उपकक्षीय रॉकेट विक्रम-S प्रक्षेपित किया और ये रॉकेट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई। And we have a successful liftoff of Vikram-S rocket. छब्बीस नवंबर को जब भारत अपने संविधान को अपनाने का दिन मना रहा था, तब पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में डॉक्टर BR अम्बेडकर की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा का अनावरण यूनेस्को में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि विशाल V शर्मा ने यूनेस्को के महानिदेशक खालिद अल एनानी की उपस्थिति में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में यूनेस्को हेडक्वार्टर में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के
अनावरण पर गर्व जाहिर किया है और कहा कि ये डॉक्टर अंबेडकर और भारतीय संविधान बनाने में उनकी भूमिका के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये बहुत गर्व की बात है कि आज संविधान दिवस पर पेरिस में यूनेस्को हेडक्वार्टर में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया। ये डॉक्टर अंबेडकर और हमारे संविधान को बनाने में उनकी भूमिका के लिए एक सही और सच्ची श्रद्धांजलि है। उनके विचार और आदर्श अनगिनत लोगों को ताकत और उम्मीद देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति ओडिशा विधानसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम 4:20 पर राष्ट्रपति ओडिशा के भुवनेश्वर में ओडिशा विधानसभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही ओडिशा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की औपचारिक शुरुआत होगी। ओडिशा के इतिहास में ये पहला अवसर होगा जब कोई राष्ट्रपति ओडिशा विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगे। वहीं कल यानी 28 नवंबर को राष्ट्रपति लखनऊ में ब्रह्म कुमारी की वार्षिक थीम 2025-26 विश्व एकता और भरोसे के लिए ध्यान के शुभारंभ समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद लखनऊ में भारत स्काउट्स और गाइड्स के हीरक जयंती समारोह के समापन समारोह में शामिल होंगी। साथ ही 19वें राष्ट्रीय समारोह को संबोधित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज आईआरएस के ऑफिसर्स ट्रेनीज के साथ मुलाकात करेंगे। आज सुबह 11 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आईआरएस के ऑफिसर्स ट्रेनीज से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे उनका। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ऑफिसर्स ट्रेनीज की शंकाओं का समाधान करेंगे, साथ ही उनका मार्गदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन संसद भवन परिसर के प्राइड के मेन लेक्चर हॉल में होगा। साथ ही इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण संसद टीवी पर आप देख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सासफ्री के साथ तीसरे भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की वार्ता की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान दोनों मंत्री क्षेत्रीय सुरक्षा और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। साथ ही द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री की भारत यात्रा दोनों देशों के रक्षा सहयोग में बढ़ती गति को उजागर करती है और द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दोनों देश समुद्री पड़ोसी हैं और उनके सांस्कृतिक, सभ्यतागत और ऐतिहासिक संबंध कई सदियों पुराने हैं। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग की विशेषता है। इसमें लगातार उच्च स्तरीय बातचीत भी शामिल है। ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति को और मजबूत करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने संबोधन दिया और कहा कि हमारा संविधान विश्व इतिहास के सबसे बड़े गणतंत्र का स्रोत है। ये विविधता में एकता का स्रोत है। संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप संस्थाओं और व्यक्तिगत जीवन का संचालन करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। राष्ट्रीय गौरव का विषय है कि हमारे देश की सामान्य जनता से लेकर विशेषज्ञों तक संविधान में सबकी आस्था दृढ़ से दृढ़ तक होती गई है। इस विषय पर संविधान में क्या कहा गया है? इस प्रश्नों का उत्तर किसी कार्य अथवा व्यवस्था के उचित होने की कसौटी बन गया है। भारत का संविधान हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ है। संविधान के मूल्यों के अनुसार संस्थाओं और व्यक्तिगत जीवन को संचालित करना हमारे राष्ट्रीय धर्म है। मेरे पिता कहा करते थे, पता नहीं तुम क्या करोगे, क्या बनोगी, जो भी बनोगी, जब आगे बढ़ोगी बीच बीच में पीछे मुड़कर देख, आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है। जब पीछे देखोगी तुम देखोगी तुम्हारे पीछे कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग पीछे रहे हैं। आगे बढ़ना बहादुरी नहीं है, पीछे रहने वालों को आगे बढ़ाना बहादुरी।
भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है, जो तो धर्मस्ततो जयो, अर्थात जहां धर्म है वहीं विजय है। इस आदर्श वाक्य का हमारे महान लोकतंत्र के संदर्भ में भावार्थ है, जहां संवैधानिक मूल्य है वही विजय है। संवैधानिक मूल्यों के निर्वहन करने को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी संवैधानिक नैतिकता की संज्ञा दी थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत की ओर देश की यात्रा समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व के संवैधानिक सिद्धांतों से प्रेरित है। दिल्ली विधानसभा में संविधान दिवस समारोह के दौरान कॉफी बुक टेबल का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि संविधान ज्ञान से उत्पन्न हुआ है और ये भारत की आत्मा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और यहां के 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने की सरकार की हालिया उपलब्धि सराहनीय है। Sanvidan Divas has now become a celebration of every Indian. Through nationwide celebrations, we have helped to raise awareness of the Constitution, encouraged the citizens to understand their rights and duties, and honored Dr. Bhimrao Ambedkar, Chairman of the Drafting Committee. This year is the significant as we conclude the year-long celebrations which began last year in 2024 of the 75th anniversary of our Constitution. The government has designed various activities such as reading of the preamble, a film on the Constitution and others as a part of Amara Samvidhan, Amara Swabhiman, and that is the great our Constitution is restoring the self-respect of the nation. इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने दिल्ली सरकार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। To see that the Delhi Legislative Assembly has diverse professional experience. The days are changing and the complexity of the Legislative Assembly is also changing. There are good social workers, there are good businessmen, there are good lawyers, there are good doctors. This diversification is giving a very good experience and it is taking care of the entire sphere of life by its own. I am also pleased to note that besides other committees, you have also had a legislative committee on senior citizens. That shows how faith you are having in the great culture of India, the transgender and the persons with disabilities. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल संविधान दिवस के अवसर पर दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि एक सदी की गौरव यात्रा केवल प्रशासनिक इतिहास नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में यूपीएससी के अप्रतिम योगदान की अमिट कथा है, जहां योग्यता, ईमानदारी और पारदर्शिता ने हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत नींव प्रदान की है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बीते 100 वर्षों में यूपीएससी ने लाखों युवाओं के लिए उनके ज्ञान, परिश्रम और नैतिक मूल्यों के द्वारा देश सेवा का मार्ग प्रशस्त किया है। यूपीएससी की 100 वर्ष की यात्रा इस देश के प्रशासनिक ढांचे, वहां की पारदर्शिता, वहां की जवाबदारी, वहां की निष्पक्षता, वहां की गोपनीयता केवल भारत में नहीं दुनिया के लिए भी यह संस्था आज मार्गदर्शक के रूप में है। और इस 100 वर्ष की यात्रा में इस संघ लोक सेवा आयोग के अंदर जिन महानुभावों ने योगदान दिया, अपने विजन से, अपने कार्य से और अपने समय की परिस्थितियों के अनुसार इसकी निष्पक्षता, ईमानदारी, गोपनीयता, मर्यादा, प्रतिष्ठा बनाए रखी, वह सब लोग बधाई के पात्र हैं।
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि यूपीएससी ने विविध सामाजिक, भाषाई और भौगोलिक पृष्ठभूमियों से आने वाली प्रतिभाओं को एक मंच पर लाकर समृद्ध विविधता को प्रशासन की आत्मा बनाया है, जो भारत को जीवंत, संवेदनशील और समावेशी बनाती है। डिजिटल युग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, वैश्विक बदलावों के और नई चुनौतियों के बीच आयोग ने अपनी प्रक्रियाओं को और ज्यादा वैज्ञानिक, आधुनिक और प्रभावी बनाया हुआ है और सुशासन और उत्कृष्टता के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। भविष्य की चुनौतियां भी हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि यूपीएससी के चेयरमैन ने इस दिशा के अंदर वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों को बदलते संसाधन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो, जलवायु परिवर्तन हो, राष्ट्रीय सुरक्षा हो, साइबर हो, ऐसी बहुत सारी चुनौतियां इस देश में आने वाली है और उस चुनौतियों को ध्यान में रहते हुए इस संस्थान के निर्माण में और इस संस्थान की भावी योजनाओं में इसका विशेष रूप से ध्यान रखा है। और इसीलिए डिजिटल के इस युग में हम किस तरीके से यूपीएससी देश के हर व्यक्ति के नजदीक पहुंचे, उसका विश्वास, उसका भरोसा रहे। और सही कहा अजय कुमार जी ने कि जो लोग टैलेंट, भारत का टैलेंट जो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर आता है, उसको समय समय पर हम देश की अन्य संस्थाओं के अंदर नियोजित कर सकें, इसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। साथ ही आईएमएफ ने यह भी कहा है कि जीएसटी सुधारों से देश को अमेरिका के लगाए गए 50% टैरिफ के बुरे असर से बचाने में मदद मिल सकती है। आईएमएफ ने अपने कार्यकारी निदेशक मंडल द्वारा भारत के लिए वार्षिक आकलन पूरा करने के बाद कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5% की आर्थिक वृद्धि के बाद वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी में 7.8% की वृद्धि हुई है। आईएमएफ ने कहा कि आगे देखते हुए एक एडवांस्ड इकोनॉमी बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को बड़े स्ट्रक्चरल सुधारों को आगे बढ़ाकर सपोर्ट किया जा सकता है, जो ज्यादा संभावित ग्रोथ को मुमकिन बनाते हैं। भारत ने पाकिस्तान के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है जिसमें उसने अयोध्या के राम मंदिर पर पवित्र झंडा फहराने की आलोचना की थी। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को पाखंडपूर्ण उपदेश देने के बजाय अपने स्वयं के खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड पर ध्यान देना चाहिए। भारत ने अयोध्या में राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भगवा झंडा फहराने की पाकिस्तान की आलोचना की कड़ी निंदा की और कहा कि पड़ोसी देश जिसका कट्टरता और माइनॉरिटीज पर दमन का बहुत खराब रिकॉर्ड रहा है, उसे दूसरों को लेक्चर देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को दिखावटी उपदेश देने के बजाय अपने खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड पर ध्यान देना चाहिए। रणधीर जायसवाल ने वीकली ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हमने रिपोर्ट की गई बातों को देखा है और उन्हें उसी बेइज्जती के साथ खारिज करते हैं जिसके वो हकदार हैं। एक ऐसे देश के तौर पर जिसका अपने अल्पसंख्यकों के साथ कट्टरता, दमन और सिस्टमैटिक बुरे बर्ताव का गहरा दागदार रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के पास दूसरों को लेक्चर देने का कोई हक नहीं बनता। The reported remarks and reject them with the contempt they deserve. As a country with a deeply stained record of bigotry, repression, and systemic mistreatment of its minorities, Pakistan has no moral standing to lecture others. Rather than delivering hypocritical homilies, Pakistan would do better to turn its gaze inwards and focus on its own abysmal human rights records. भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिल गई है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक के बाद अहमदाबाद को होस्ट सिटी घोषित किया गया। भारत की मेजबानी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है और मेजबानी मिलने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने
एक्स पर लिखा कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अधिकार भारत को मिलने पर बेहद खुशी है। भारत के लोगों और हमारे खेल स्पोर्टिंग इकोसिस्टम को हार्दिक बधाई। ये हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता और खेल की भावना की शक्ति है जिसने भारत को वैश्विक खेल मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हम इन ऐतिहासिक खेलों को अद्भुत उत्साह के साथ मनाने के लिए उत्सुक हैं। हम दुनिया का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। और इसी के साथ सुप्रभात में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नौसेना दिवस और ऑपरेशन डेमो 2025 की प्रस्तावना के रूप में भारतीय नौसेना ने बुधवार को तिरुवनंतपुरम के निशा गांधी ऑडिटोरियम में नौसेना बैंड संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में दक्षिणी नौसेना कमान के 55 सदस्यीय भारतीय नौसेना बैंड की संगीत ने उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया गया। जाते जाते देखिए इसी की कुछ झलकियां। नमस्कार।